Now we will do another question related to the liquidation of a company. The question goes like this. Bombay Company Limited went into liquidation on 31st March 2012. Its capital is divided into 50,000 shares of rupees 10 each. Its assets and liabilities on this date were as follows. Cash in hand 750, realized from inventory 29,600, from trade receivables 49,200, from furniture 1,050, right? So these are the realizations from the assets. So I have already put these values here to make our calculations faster. What we have written on the debit side, we have cash in hand, इतना पैसा है कंपनी के पास, एंड देन ऑल दीज असेट्स दैट हैव बीन रियलाइज्ड. इन्वेंट्री को बेचकर 29,600, ट्रेड रिसीवेबल से 49,200 रिसीव होता है, फर्नीचर को बेचकर 1,050. Now one new point is there, that is investment with bank for overdraft. आपने बैंक के पास इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा असेट होता है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, इन्वेस्टमेंट विद बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट दो चीज़ मिक्स हो गई, एक असेट है और एक लाइबिलिटी है. ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी होती है कि हमारे पास जितना पैसा है बैंक के अकाउंट में उससे ज़्यादा हमने ड्रॉ कर लिया, तो जो ज़्यादा हमने ड्रॉ कर लिया वो लाइबिलिटी होती है. तो अब इन दोनों को मिलाकर समझेंगे हम. इन्वेस्टमेंट विद बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है कि आपने बैंक से ओवरड्रॉ किया अपने बैंक अकाउंट को, जो एक लाइबिलिटी है या एक तरह का आपने लोन लिया है बैंक से, और उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है बैंक के पास. मतलब ये अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उस ओवरड्राफ्ट से जुड़ी हुई है. मतलब ये बैंक ने आपसे एक तरह की सिक्योरिटी ली है कि अगर आप उस पैसे को नहीं पे कर पाएंगे तो आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें से वो डिडक्ट कर लिया जाएगा. ठीक है, तो वैसे तो जो है हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा हमारे पास वापस आता है जब हम बेचते हैं उस इन्वेस्टमेंट को. तो इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेचोगे तो पहले बैंक अपना हिस्सा लेगा जो जिससे आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, और अगर कुछ बच गया तो वो आपको लौटाएगा. तो ये एक तरह का जो ओवरड्राफ्ट है वो सिक्योर्ड हो गया किसके लिए, बैंक के लिए. और आपने किसको दिया है एज अ सिक्योरिटी, अपनी इन्वेस्टमेंट को. जो आपने इन्वेस्ट किया है बैंक के पास पैसा, वो इसलिए इन्वेस्ट किया है कि जो ओवरड्राफ्ट कभी अगर आप ना दे पाए तो बैंक अपना जो पैसा है उस ओवरड्राफ्ट का पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट को बेचकर उसमें से रिकवर कर ले. ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका. सो यहाँ पर डायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इसलिए समझना ज़रूरी है. इन्वेस्टमेंट विद बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट किसके लिए की गई है, ओवरड्राफ्ट के लिए. तो ये एक तरह से सिक्योरिटी दी गई है ओवरड्राफ्ट के लिए. तो जब अब ये कंपनी अपना बिजनेस ख़त्म करेगी और इस इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा, उससे आपको जो रियलाइज होगा वो पैसा है 4,900. आई हैव रिटन हियर 4,900. लेकिन अब आपको ये चेक करना है कि ओवरड्राफ्ट कितने का था, आपने ओवरड्रॉ किया कितना था. सो दैट इज गिवन टू अस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज 4,000, 4,000 का ओवरड्राफ्ट था, उसके लिए हमने 4,900 की इन्वेस्टमेंट की है बैंक के पास. तो जब वो इन्वेस्टमेंट बेची जाएगी तो पहले बैंक अपना 4,000 रुपया वापस लेगा, तो वही हमने यहाँ से माइनस किया है. तो अब हमारे पास कितना पैसा बच जाएगा कंपनी के पास, ओनली 900 रुपीज, राइट. सो दैट इज वाई वी हैव रिटन 4,900 माइनस 4,900. तो ये 900 रुपये बच गया. तो अब ये हमारे पास सारे क्या हो गए, असेट्स रियलाइज. ठीक है, सो द टोटल वैल्यू इज 80,750. अब ये जो वैल्यू है इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास पैसा अवेलेबल है. अब हम बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर 53,775, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर 5,295, 6% debentures having a floating charge on which interest has been paid up to 30th September 2011 are 44,000. Bank, after deducting its amount from investment of 4,900, gave the surplus to the liquidator. This we have already taken care of. Debentures were paid on 30th September 2012. लिक्विडेशन कब हो रही है, 31 मार्च 2012 को, और डिबेंचर्स को हम कब वापस कर रहे हैं पैसा उनका, 30 सितंबर 2012 को, राइट. सो उसके बाद के जो मंथ्स हैं उसमें हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे या नहीं, ये डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है. देन रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर 3% ऑन द नेट अमाउंट रियलाइज्ड.
excluding the amount given to secured creditors but including cash in hand. 2% on the amount paid to unsecured creditors excluding preferential creditors. Then cost of liquidation amounted to rupees 1015. Prepare liquidator's final statement of account and find out the amount paid to the unsecured creditors. इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, MDU एग्ज़ाम 2018 में भी आया है, बट डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. तो हम बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमें पैसा आएगा और उस पैसे का क्या करना है. तो पैसा इतना हमारे पास इकट्ठा हो गया, हमारे पास जो कैश इन हैंड था वो हमने लिख लिया, जो असेट्स को बेचकर पैसा आया वो लिख लिया, उसमें से जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो एज ए सिक्योरिटी दी हुई थी बैंक को, तो पहले बैंक ने अपना पैसा ले लिया और बचा हुआ हमारे पास बचा 900. ठीक है, अब हम देखेंगे इस पैसे का क्या करना है. तो सबसे पहले ऑर्डर में टर्न आती है लीगल चार्जेस की. लीगल चार्जेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है. दूसरे नंबर पे टर्न आती है लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन की. लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दो तरह से दिया जा रहा है. 3% ऑन दी नेट अमाउंट. नेट का मतलब होता है कि अगर कहीं कोई पे करना है तो उसको माइनस करने के बाद, तो जो कहीं कोई पे करना था वो बैंक को पे करना था 4000, उसको हमने माइनस कर दिया ऑलरेडी, तो ये नेट अमाउंट ही है जो बचा हुआ है. अब दूसरी बात है कि क्या हम इसको कैश को भी शामिल करेंगे इसमें. तो क्वेश्चन जो है वो क्लियरली कह रहा है आपको, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको देखना है कि कैश क्या अलग से दिया हुआ है या असेट्स रियलाइज्ड की लिस्ट में दिया हुआ है. अगर असेट्स रियलाइज्ड की लिस्ट में दिया हुआ है तो उसे शामिल करना है, और अगर अलग से दिया हुआ है तो उसे शामिल नहीं करना. ये कब है, जब क्वेश्चन साइलेंट है. लेकिन ये क्वेश्चन साइलेंट नहीं है. क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कैश इन हैंड को आपने इंक्लूड करना है. ठीक है, तो कैश इन हैंड को आपने इंक्लूड करना है, इसलिए हमने कैश इन हैंड को जब हम जोड़ेंगे 750, और जो किसी को पेमेंट कर दी है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को उसको इंक्लूड नहीं करना, तो नेट अमाउंट लेना है, तो वो हमने माइनस कर दिया है. तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी आपकी, ये वही है जो क्वेश्चन चाह रहा है कि जिसके ऊपर आपको रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करनी है. सो वी गेट अ वैल्यू हियर 81,500. तो जब आपका रेम्यूनरेशन कैलकुलेट होगा 3% ऑन असेट्स, कैश को जोड़ना है और जो पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को उसको माइनस करना है, और वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यही वैल्यू आएगी आपकी. तो इसके ऊपर आपको रेम्यूनरेशन देना है 3%. तो 3% इसका कितना हो जाएगा, 2445. ठीक है, अब किसकी टर्न आती है, लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के बाद. लेकिन अभी लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कंप्लीट तो नहीं हुआ. वी हैव टू फर्स्ट सी कि और भी कोई रेम्यूनरेशन का तरीका है. यस, द क्वेश्चन इज सेइंग 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को के ऊपर नहीं देना हमें उसे कोई भी रेम्यूनरेशन, सिर्फ किस पे देना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इस पॉइंट पे आके हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा है क्या हम उसे पूरा लौटा भी पाएंगे या नहीं. अगर पूरा लौटा पाएंगे तभी हम उसके ऊपर पूरी कमीशन दे पाएंगे, अगर पूरे अमाउंट के ऊपर देनी है तो. अदरवाइज हमें देखना होगा कि हम कितना पैसा लौटाने की स्थिति में है. राइट, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आके हमें एक इम्पॉर्टेंट वर्किंग यहाँ पे शो करनी है, विच आई एम राइटिंग हियर, कि कितना पैसा हमारे पास बचेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए. फाइन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मनी अवेलेबल, जो ये सारे असेट्स आपने रियलाइज किए हैं, और जो कैश आपके पास था वो कितना है. टोटल हमारे पास अवेलेबल कितना है, 81,500. ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, इस क्वेश्चन में एक बार फिर करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा. अब इसमें से हमें क्या क्या पेमेंट करनी है. पहले हमें लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन देनी है. जो असेट्स वाला पार्ट है वो तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. असेट्स की वैल्यू हमें पता है कितने रियलाइज्ड है. तो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन 2445 जाएगी पहले. उसके बाद क्या पे करेंगे आप, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 1015. उसके बाद आप क्या पे करेंगे, नेक्स्ट इज द पेमेंट टू डिबेंचर्स. जो आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं उसको पे करेंगे. डिबेंचर होल्डर को अब हम पूरा पे करेंगे या नहीं, ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा. पूरा मीन्स व्हाट,
इंटरेस्ट, सिर्फ हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की, क्योंकि इंटरेस्ट कब से ड्यू है, लास्ट इंटरेस्ट उनको 30 सितंबर 2011 को मिला था, तो 6 महीने तो 31 मार्च 2012 तक हो जाते हैं, और उसके आगे के भी आपको जो अगले साल आप उन्हें सितंबर में जाके पेमेंट करोगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर 6 मंथ्स, वो तो पूरा 1 साल का इंटरेस्ट बन जाता है। लेकिन वो बचे हुए अगले साल के जो 6 महीने हैं उस पर हमें देना है या नहीं इंटरेस्ट, ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि कंपनी जो है वो सॉल्वेंट है या नहीं, राइट। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो वी कैन सी दैट व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनकी वैल्यू है 53,775, और उससे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की टर्म आती है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की टर्म जब आएगी तो उनका अमाउंट भी आपको पे करना होगा, तो ये टोटल मिला के अराउंड आपका 60,000 के करीब कुछ वैल्यू आ जाएगी। और देन वी हैव डिबेंचर्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 44,000 है, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो यही 1 लाख से ज़्यादा बन रहा है, तो 1 लाख से ज़्यादा बन रहा है आपका अमाउंट, और ये जो पैसा हमें मिला है वो 81,500 है। तो वो देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये कंपनी सॉल्वेंट नहीं है। तो कंपनी अगर सॉल्वेंट नहीं है तो उस केस में हम डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ लिक्विडेशन की डेट तक ही इंटरेस्ट पे करेंगे। सो वी हैव प्लस डिबेंचर, डिबेंचर का कौन सा पैसा 40 नहीं 44 है, 44,000 आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना है, प्लस इंटरेस्ट विल बी एट द रेट ऑफ 6%। तो 6% के रेट पे कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। सो 44,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो हम लिक्विडेशन की डेट तक ही जो ड्यू है वो ही इंटरेस्ट उनको पे करेंगे, दैट विल बी 1320। उसके बाद आएगी टर्न प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5295, ठीक है, 5295। सो नाउ अब हमें ये देखना है कि ये जो यहाँ तक की हमने पेमेंट करनी है, ये टोटल मिलाकर कितनी बन गई पेमेंट। अब बचे कौन, सिर्फ जो बैंक का ओवरड्राफ्ट था वो तो हमने यहीं पे एडजस्ट कर दिया था, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था, उसकी पेमेंट पहले ही हो चुकी है। अब जो बचा हुआ पैसा है वो किसको पे करने के लिए यूज़ होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो पैसा बचेगा कितना, ये सारे खर्चे अगर हम देखें तो इसका टोटल आता है 54,075 अगर आप इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास बचा 27,425, 27,425 रुपये हमारे पास बचते हैं। तो 27,425 में क्या आपको पे करना है, क्या आप पूरा पैसा पे कर देंगे जो बचा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, पूरा अगर पे कर देंगे तो रेम्यूनरेशन के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। तो पेमेंट इस तरह से करनी है कि इस पैसे में से जो लिक्विडेटर है उसकी रेम्यूनरेशन भी आ जाए और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट भी हो जाए, और रेम्यूनरेशन इस तरह से कैलकुलेट की जाए जो पेमेंट करनी है उसके ऊपर कितना परसेंट हमें देना है, दैट इज द नेक्स्ट विच वॉज गिवन टू अस 2%, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो फाइनल पेमेंट हमने अनसिक्योर्ड को जो फाइनल पेमेंट करनी है उस पे हमें 2% लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देनी है, और ये टोटल अमाउंट इस तरह से कैलकुलेट होना चाहिए कि इसमें जो फाइनल पेमेंट हो रही है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को उसमें 2% रेम्यूनरेशन भी इंक्लूड करके ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अगेन वी कैन यूज द यूनिटरी मेथड। सो इफ payment to unsecured creditors is 100 rupees, right, then remuneration will be how much, remuneration will be 100 into 2%, this is equal to remuneration to whom, remuneration to the liquidator, ठीक है। तो अब टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी, टोटल पेमेंट विल बी 102, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट है प्लस जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 102, ठीक है। तो 102 अगर फाइनल पेमेंट है, इफ 102 इज द फाइनल पेमेंट, देन रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू, इसमें से हम बता सकते हैं रेम्यूनरेशन कितना है, वो ₹2 है। इफ 1 इज द फाइनल पेमेंट,
then remuneration is equal to 2 divided by 102, एंड इफ दिस इज द फाइनल पेमेंट, ये हमारा अमाउंट है जो हमें पे करना है, दोनों चीजें मिला के, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन भी और रेमुनरेशन किस पे, जो फाइनल पेमेंट की गई है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को उस पे. सो दिस इज 27425. इफ दिस इज द फाइनल पेमेंट देन द रेमुनरेशन इज इक्वल टू 2 divided by 102 into 27,425, right? So the value of remuneration that we are going to arrive at will be 538. तो इसका आंसर आएगा 538. ठीक है, तो 538 अगर रेमुनरेशन है तो बचा हुआ अमाउंट क्या है, दैट इज द पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. सो 27,425 माइनस 538. अब इसको हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं बाय लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन. अगेन वो हेडिंग हमने दी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी, तो इसको 3% तो हमने असेट्स पे कैलकुलेट कर दिया और 2% किस पे, पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. और क्वेश्चन ने क्लियरली दिया हुआ है कि इसमें हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को इंक्लूड नहीं करना. अगर नहीं दिया होता ये तो हम उन्हें भी इंक्लूड करते. सो वी हैव 2% ऑन what is the value जो आपकी आएगी, that will be 26887. 26887. तो उसके ऊपर जो रेमुनरेशन आएगी that will be 538. तो ये टोटल मिला के रेमुनरेशन है, that is 2983. फिर हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर 1015. फिर हम डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे, उनको इंटरेस्ट सिर्फ लिक्विडेशन की डेट तक देंगे क्योंकि कंपनी सॉल्वेंट नहीं है. सो दैट विल बी 44,000 प्लस 1,320. सो दिस इज 45,320. देन वी विल मेक द पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स द वैल्यू विल बी 5295 and the remaining amount will be paid to unsecured creditors. तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ही हम पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो शेयर होल्डर्स की तो टर्न आएगी ही नहीं. सो द कंपनी इज इनसॉल्वेंट. और जो फाइनल पेमेंट हमने निकाली थी वो थी 27425 माइनस 538. जो रेमुनरेशन है वो माइनस करके दैट इज 26887. So we have the total again 81,500. So this is how we will present the final statement of the liquidator or the liquidator's final statement of account. So you have to take care of important points here. पहला तो आपका ये है कि आपको लिक्विडेटर की जब रेमुनरेशन देनी है और अगर आपको देखते ही लग रहा है कि ये जो कंपनी है वो insolvent है, it is not in a position to pay to all its unsecured creditors. So you have to check the amount, how much payment we have to make to the unsecured creditors, then the remaining amount has to be utilized in such a way that you should be able to make the payment to the liquidator also from the same amount. ठीक है, और डिबेंचर होल्डर्स को जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उन्हें जो इंटरेस्ट ड्यू होता है वो सिर्फ लिक्विडेशन की डेट तक मिलता है, ना कि उस डेट तक जिस डेट को उनको फाइनल पेमेंट की जाती है. फाइन. एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन में क्लियरली जो चीज़ लिखी होती है हमें वही फॉलो करनी है, क्योंकि कैश इन हैंड हमने इंक्लूड किया था यहाँ पे जो रेमुनरेशन है वो कैलकुलेट करते वक्त, बिकॉज क्वेश्चन हैज़ गिवन दिस थिंग. हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को इंक्लूड नहीं किया अनसिक्योर्ड में क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ था. अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही माने जाते हैं. सो आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन प्रेजेंट द फाइनल स्टेटमेंट इन दिस वे.